नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं केएच लाइव हिमाचल। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनाव को लेकर नगर निकाय के चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज है। राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं और जनता का मूड किस ओर जा रहा है, इन तमाम राजनीतिक समीकरणों पर, जनता के रुझानों पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विवेक शर्मा जी मौजूद है। तमाम सवालों पर आज इनसे चर्चा करेंगे। विवेक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जी, देखिए, सत्ता का सेमीफाइनल निकाय चुनावों को समझा जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले ये चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी माने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इन चुनावों के परिणाम हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कितनी दिशा तय करेंगे? क्या इन चुनावों के जो परिणाम होंगे वो आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दिशा तय कर पाएंगे? देखिए, चुनाव कोई भी हो, राजनीतिक दल कोई भी हो, उसके लिए हर चुनाव एक सेमीफाइनल की तरह होता है, क्योंकि हर चुनाव में जनता अपना रुझान प्रस्तुत करती है और राजनीतिक दलों के लिए ये एक संदेश होता है कि वो अपने आप को ठीक कर लें या उन्हें किस दिशा में चलना है। ये चुनाव भी लगभग उसी तरह का सेमीफाइनल आप इसे कह सकते हैं कि लोग इस तरह बढ़ रहे हैं, ये तय करेंगे। लेकिन इनमें चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, किन परिस्थितियों में लड़ा जा रहा है, इसका भी एक अपना बड़ा महत्व होता है। देखिए, जी। क्योंकि ये नगर निकाय चुनाव है विवेक जी, तो ऐसे में स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा ध्यान रहता है। और क्या आपको लगता है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उनका कितना प्रभाव इन चुनावों पर रहने वाला है? क्योंकि आमतौर पर अगर देखा जाए तो नगर निकाय चुनावों में जल की समस्या हो गई, सड़कों की समस्या होगी, ये यही मुद्दे होते हैं जिनके इर्द गिर्द चुनाव लड़े जाते हैं। देखिए, नगर निकाय चुनाव जो हैं, चाहे वो नगर परिषद के हैं या नगर निगम हैं, ये बात ठीक है कि पानी, सड़क, सुरक्षा या कूड़ा जैसी मूलभूत सुविधाओं पे होते हैं। लेकिन आखिर हम जब से हिमाचल प्रदेश अपने अस्तित्व में आया है, हम इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ना किन्हीं मुद्दों में कोई परिवर्तन हुआ, ना इनमें कोई इम्प्रोवाइजेशन हुई। मैं आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ, सोलन का अगर हम मामला ले लें, तो सोलन में इस समय जो सबसे ज्वलनशील मुद्दा है, जिस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, वो है पानी। पानी को लेकर के, पर पानी की एग्जैक्टली जो स्थिति है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें, तो मैं आपके ध्यान में लाता हूँ कि जो ये पानी के टैंक्स हैं, जहां से हमें पानी रूटीन में आ रहा था, अभी एक थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन हुआ है, ये राजा दुर्गा सिंह के समय के बने हुए टैंक्स हैं। इतिहास गवाह है, वहां पर एक इंजीनियर हुआ करते थे, बीपी, बी फॉर बॉम्बे एंड बीपी वर्मा, जिन्होंने इन टैंक्स का निर्माण करवाया था। और 17 मई, जिस दिन हमारे ये पोलिंग होनी है, 17 मई 1944 को उनका उसी अपने कार्यस्थल पर ही उनका देहांत हो गया था। लेकिन आज तक, और उनकी वहां बकायदा मूर्ति लगी हुई है और उस पर ये उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका जिस दिन देहांत हुआ वो तिथि उस पर अंकित है। लेकिन आज तक वो ब्रिटिशर्स काल के, विच इज अप्रोक्सीमेटली 44 में तो उनका देहांत हो गया, तो स्वाभाविक है उससे पहले ही ये सारा कार्य चल रहा होगा। 47 में भारत आजाद हुआ, तब की पाइपलाइंस और व्यवस्था को हमने आगे एक्सटेंड किया है, लेकिन उसको इम्प्रोवाइज नहीं किया। आज उन्हीं व्यवस्थाओं के ऊपर हम पानी वितरण कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। दोनों पार्टियां इस पर बात नहीं करना चाहती। हकीकत पानी की जो है वो इतनी बदतर है कि आज सोलन में जो आपूर्ति है वो 80 से 87 लाख लीटर प्रतिदिन की आपूर्ति होती है, जिस दिन पानी आता है। हमारी दोनों योजनाएं चलती हैं और राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे वो जेल में क्यों ना हो। मानव तो छोड़िए, सामान्य व्यक्ति को छोड़िए, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम पानी की किस परिस्थिति में हैं। जबकि अगर मैं आपको एक आंकड़ा और दूंगा, आप उसको भी सुनेंगे तो थोड़ा आपको अटपटा लगेगा। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभी अपना परिवार रजिस्टर मेंटेन किया है 2024 का, उसके हिसाब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सोलन की जो आबादी है वो है 51,829। ये आबादी है हमारे यहाँ की। और अगर 135 लीटर प्रति व्यक्ति पानी मिलना चाहिए, तो मेरा गणित तो कमजोर है,
बुद्धिजीवी स्वयं कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें जो लोग आ रहे हैं, जो डेली सोलन आते हैं, जाते हैं, या कोई होटल्स हैं जो होटल चलाते हैं, कोई व्यवसायी है, कोई मेहमान है, उसको हम आंकड़ा नहीं कर रहे। हमारी पानी की स्थिति क्या है, इसके ऊपर कभी किसी ने कोई खुलकर विचार नहीं किया। हाँ, हम पानी देंगे। आज मैं देख रहा हूं हमारे पार्षद जो प्रचार में लगे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि हम आपके घर में पानी दे देंगे। भी आप पानी अपने घर से लाके देंगे? कहां से देंगे पानी? किन परिस्थितियों में पानी आएगा? इस पर कोई सवाल जवाब नहीं है। ये बेसिकली समाज को भ्रमित करने का विषय है, जो पिछले कई वर्षों से चल रहा है, एक परंपरा के नाते आगे भी चलता रहेगा। ये वास्तु स्थिति है पानी को लेकर के, जो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पानी की हमारा समस्या हमारी आपने मूलभूत कही सोलन समस्या है। जी, सोलन में पानी की समस्या को लेकर कोई संशय है ही नहीं। चाहे भाजपा का यहाँ पर राज रहा हो, चाहे यहाँ कांग्रेस का राज रहा हो, कांग्रेस जल का की समस्या जस की तस है। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? अब चुनाव है, प्रचार कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि हम पानी आपको मुहैया करवाएँगे, हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन जनता किस पे एतबार करे? आपने कहा कि इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। विज़न क्या होना चाहिए? समस्या कैसे सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? समस्या की बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन सॉल्यूशन की बात नहीं की जा रही है। तो सवाल किससे करेंगे? जनता मैं किससे पूछेगी? मैं जी, आपके ध्यान में एक सॉल्यूशन का भी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूँ। एक केंद्र सरकार की एक योजना है अमृत। यह है जी, अटल मिशन फॉर रेवोल्यूशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कायाकल्प करने की योजना है। ये जब आई हमारे यहाँ तो 2021 में ये अमृत 2, मतलब यूनिट दूसरी बार अमृत 2 2021 में आया। उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जो उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो सबसे ज्यादा शोर मचाती है, मटके फोड़ती है, आईपीएच के कार्यालय के बाद धरने लगाती है और कहती है शहर में पानी नहीं है। अमृत 2 की योजना आई जयराम जी के समय। जयराम जी उस योजना को लेकर चले गए मंडी। उन्होंने उसको परिवर्तित कर दिया, वो हिमाचल में मिलनी थी और वो सोलन उसके लिए मोस्ट डिजर्विंग था। क्योंकि मैं आपको आंकड़े बताता हूं, मंडी की आबादी उस समय 26,422 थी, जो अभी 2024 में 41,375 हुई है। और सोलन की आबादी 2021 में उस समय 39,256 थी, जो आज 51,829 हुई है। ये योजना यहाँ के लिए आनी थी, वो योजना यहाँ से मंडी चली गई। और इस योजना में ये सारी जो पाइपलाइंस हैं या और चीजें, इसके लिए फंडिंग आनी थी और हम टोटल अपना सिस्टम को इम्प्रोवाइज कर सकते थे। ये बिल्कुल नहीं हुआ। ये योजना ही हमारे यहाँ से छिन गई। और मजेदार बात यह है कि 3.5 साल अगली सरकार के भी निकल गए, धनीराम शांडिल जी के भी निकल गए, उन्होंने भी इसके ऊपर कभी जिक्र नहीं किया। ना कभी विधानसभा में चर्चा हुई, ना कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चर्चा हुई, ना कभी जनता में चर्चा हुई। हैरानी की बात है, ये बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे पॉलिटिशियंस कितने अवेयर हैं अपने राइट्स को लेकर के, अपने शहरवासियों के राइट्स को लेकर के, जो आज ये कहते हैं कि जी हम आपको पानी भी उपलब्ध करा देंगे, हम तो जी सूरज भी आपके घर ले आएंगे अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है। इस तरह के वादे करके, लोक लुभावने वादे करके लोग अपने पैम्फलेट छाप रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि हम हकीकत में कहाँ खड़े हैं। और वास्तविकता समस्या यह है कि हमारे पास, हमारे जनप्रतिनिधियों में शिक्षा का अभाव है। राजनीतिकों ने ऐसे ऐसे लोगों को टिकटें दे रखी हैं जो अपना नाम नहीं पढ़ सकते। अगर एक सूची में उनका नाम आ जाए तो अपना नाम नहीं पढ़ सकते, वो हमारे भविष्य को तय कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मतलब एक मजाक समझ आता है कि हमारा लोकतंत्र में, वास्तविक में हमारा लोकतंत्र कितना सशक्त है। ये इसी दृष्टि से मैं इसको देखता हूँ। जी। तो ये देखिए, जब हमारे पास योजना ही नहीं होगी, हमारे पास फंड्स ही नहीं होंगे, तो हम किसी चीज को कैसे इम्प्रोवाइज करेंगे? ये सबसे बड़ी चुनौती है। फंड्स की ही बात मैं करने जा रही थी आपसे कि सोलन नगर निगम बनाया गया है। पहले नगर परिषद का दर्जा सोलन को मिला था। उसके बाद 2021 में नगर निगम बनाया गया। धर्मशाला नगर निगम है, स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। लेकिन जिस तरीके का विकास इन शहरों में दिखना चाहिए, क्या वास्तविक में वहाँ पर वो विकास हो रहा है? क्या आपको लगता है कि बजट का कोई अभाव हो? क्योंकि जो काम नगर निगम के लिए जो पैसा आता है, उस तरह का, उस लेवल का विकास शहर में तो नहीं नजर आता। कूड़े के भरमार आपको कहीं भी देखने को मिल जाएंगे, सड़कों की हालत आप देख सकते हैं। तो बजट के प्रावधान पर एक सवाल जरूर बनता है।
देखिए, आपने कूड़े का विषय उठाया। मैं आपको कूड़े के संदर्भ में एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं। सोलन नगर निगम को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 10 लाख रुपए का जुर्माना किया है कूड़े का प्रॉपर डिस्पोज ना करने के लिए। उस पर ना सत्ता पक्ष कुछ बोल रही है, ना विपक्ष कुछ बोल रही है। वो 10 लाख रुपया आखिरकार जो आम आदमी है उसकी हार्ड ऑन मनी है। ये तो सिर्फ केयर टेकर्स थे, इन्होंने तो उसको करना था। और भारत में मैं आपको बताऊं, भारत की स्थिति को मैं बताऊं, ये 2015 और 16 की घटना है। रितु सेन, शी वॉज एन आईएएस ऑफिसर, और ये एक छत्तीसगढ़ की शायद अमरपुर शायद कोई डिस्ट्रिक्ट है वहां पे छत्तीसगढ़ में, वहां पर ये एज अ म्युनिसिपल कमिश्नर शी वाज सर्विंग देयर। इन्होंने एक गार्बेज कैफे वहां स्टार्ट किया और अपना वेल्थ फ्रॉम द वेस्ट एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें ये कूड़ा खरीदते थे लोगों से। दे यूज्ड टू बाय कि आप अपने घर का कूड़ा लाइए, हमें बेच दीजिए, सेग्रीगेट करके लाइए, अनसेग्रीगेट का पैसा अलग और सेग्रीगेट का पैसा अलग। पूरा शहर साफ हो गया। बाद में इंदौर ने भी इसको अडॉप्ट किया। ये इस योजना का जिक्र जो भारतीय जनता पार्टी वैसे तो बड़ी तस्वीरें खिंचवाती है, ये एपिसोड नंबर 127 26 अक्टूबर 2025 को इसे प्रधानमंत्री ने मन की बात में इसका जिक्र किया। अब वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मन की बात में क्या सुनते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो ये आंकड़े बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं जिक्र नहीं किया। वो क्या सुनने जाते होंगे? अब रितु सेन को नहीं जानते होंगे तो मैं ये भी बता दूं कि ये वही रितु सेन है जिसकी ग्रेजुएशन जेएनयू से है, जब उस जेएनयू से जो जेएनयू भारतीय जनता पार्टी के टारगेट में रहता है। हैरानी की बात है, हमें ये समझ से परे है कि हम किन लोगों को चुन रहे हैं और उनका स्तर क्या है। कूड़े की सिचुएशन यहाँ एक बड़ी समस्या है। क्या हम लोग जो कूड़े पे करोड़ों रुपया खर्चते हैं, क्या हम उसे खरीद नहीं सकते? हम लोग जो कूड़े की प्रॉब्लम्स के साथ संघर्ष करते हैं, वी कैन बाय इट, और सेग्रीगेटेड करके लोग बेचने जाएंगे। जिस थैली को सरकार कहती है कि जी प्लास्टिक की थैली है, इसको आप नहीं, आप इसको, दुकानदार को कहा जाता है कि आप इसको नहीं बेचेंगे, उस थैली के अंदर 4 दूध की थैलियां और एक अंकल चिप्स का पैकेट जब जाता है तब किसी को नहीं दिखता कि वो प्लास्टिक जा रहा है। मतलब लोगों का जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा मतलब है। स्थितियों में हम संघर्ष कर रहे हैं। पानी है, कूड़ा है, सड़कों की हालत इससे भी बदतर है। और मुझे समझ नहीं आता कि ना तो सत्ता पक्ष कुछ बोलना चाहती है, ना कुछ विपक्ष बोलना चाहता है। ये सबसे बड़ा एक दिलचस्प ये टॉपिक किस्सा ऐसा जो है, इस पर देखने जितनी में आ रहा है। डिस्कशन की जाए उतनी ही कम है। लेकिन वापस मैं जी, नगर निकाय चुनावों पर ही आना चाहूंगी विवेक जी, कि इस वक्त फिलहाल राजनीतिक दलों की मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि हर किसी की नजर दोनों ही पार्टियों पर है कि इनके जो टिकट आवंटन हुए उसके बाद कई चेहरे बागी तेवर दिखाकर मैदान में उतर गए। तो क्या आपको लगता है कि इसका असर जो है इन चुनावों में पड़ने वाला है? क्योंकि जिला परिषद में तो कांग्रेस ने ये कह दिया था कि वो अपने अधिकृत प्रत्याशी नहीं उतारेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट अपनी उम्मीदवारों की जारी की है। फिर भी कहीं बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं, सोलन में भी देखने को मिले थे। हालांकि बाद में बिंदल जी ने सांठ-गांठ करके कुछ चेहरे जो हैं वो बिठा भी दिए थे। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल हम बात करें पालमपुर की, धर्मशाला की, सोलन की, मंडी की, तो क्या आपको लगता है कि जो बागी हैं उनका कितना असर इन चुनावों पे रहने वाला है? देखिए, बागियों का दृष्टिकोण 2 तरीके से हम उनका आंकलन कर सकते हैं। एक बागी है जो बिल्कुल सामने नॉमिनेशन दायर करके लड़ रहा है। मैं कहता हूं वो ज्यादा ईमानदार है। कम से कम वो सीधा-सीधा लड़ तो रहा है। जिनको बिठाया गया है, इस बात की क्या गारंटी है कि वो उनके अधिकृत प्रत्याशी को नुकसान नहीं करेंगे? वो अधिकृत प्रत्याशी को ज्यादा नुकसान करेंगे, उसके साथ चलेंगे और अंदर की जानकारी दूसरे मतलब जो ग्रुप है उसको देंगे। ये राजनीति का इतना निम्न स्तर आ गया है कि किसी को सम्मान देना और दबाना ये कोई सिद्धांतिक विषय नहीं है, और ये दोनों तरफ घटा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के 10 लोगों ने नॉमिनेशन किया और लगभग एक रह गया, 8-9 लोग उठा दिए मैनेजमेंट करके, उनकी अब उसकी वाहवाही हो रही है कि उनकी बड़ी अच्छी मैनेजमेंट थी।
तो कांग्रेस ने अपने ही मेयर का टिकट काट दिया, और उस मेयर का टिकट काट दिया जिसे 5 साल ये कहते रहे, 2.5 साल ये कहते रहे कि नहीं वो हमारी मेयर है, और अब उन्होंने कहा कि जी वो हमारी मेयर नहीं है। हैरत की बात है कि उसको सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट से लेकर रिलैक्सेशन लेकर यहां बैठना पड़ा। और मजेदार बात तो यह है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 7 सदस्य थे, उसे उसकी डिप्टी मेयर को 12 वोट्स पड़ गए। ये तो बिल्कुल जिसे बोलते हैं मतलब फिक्स मैच से भी ऊपर का मैच है। इतना तो फिक्स मैच में भी नहीं होता, उसमें भी तय होता है हम जीतेंगे हम हारेंगे, ये तो उससे भी ऊपर का है। उसको 12 वोट पड़ गए, पार्षद इनके साथ थे, डिप्टी मेयर इनकी बन गई, मेयर उनकी बन गई, मिलीजुली सरकार चलती रही, और अब कहते हैं कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट चुनाव लड़ेंगे। हैरानी की बात है, मतलब ये बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कई बार कि इंसान जो कॉमन आदमी है वो इतना अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसे यही नहीं पता लग रहा कि मुझे ठगा किसने, मैं ठगा गया कि सामने वाला मुझे ठग के ले गया। मतलब इतनी बदतर स्थिति है सोलन नगर निगम की। तो देखिए, जवाबदेही तो दोनों की होगी क्योंकि 2.5 साल जो है भारतीय जनता पार्टी की डिप्टी मेयर भी रही है, कांग्रेस की मेयर भी रही है, अब बगावत उन्होंने कर ली है। और कहीं न कहीं देखिए सवाल तो फिर भी उठने लाज़मी थे क्योंकि जब बगावत करके कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जब बगावती तेवर दिखाए थे और डिप्टी मेयर भाजपा के खाते में गई थी, तब कर्नल शांडिल की साख भी दांव पर लगी थी, सवाल तब भी उठे थे। तो ऐसे में सबको अगर टिकट दे दिया जाता, सवाल तो फिर भी उठते। नहीं, देखिए ये पार्टियों के भीतर की सियासत है, जिससे एक सामान्य व्यक्ति जो कॉमन मैन है वो बहुत ज्यादा इसको सीरियसली नहीं लेता। लेकिन सवाल ये है कि आप किसी भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, किसी भी अन्य राजनीतिक दल से हो, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही तो बनती है। नेता अपनी जवाबदेही से भागते हैं और अंदर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। 5 वर्ष, लगभग 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की चाहे डिप्टी मेयर रही, पर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाई। आज स्थिति यह है कि हाउस नहीं चलने दिया 5 वर्ष भाजपा ने। अगर आज आप ये तलाशना चाहें कि कांग्रेस के क्या क्या डिफॉल्ट्स थे, उन्होंने कहां कहां क्या क्या नहीं किया, तो सिर्फ आपको जो कागजों के माध्यम से ढूंढना पड़ेगा, आपके पास कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। ये ठीक है, वो कहेंगे हम तो विपक्ष में थे, हमारा काम था शोर मचाना, लेकिन आपने शोर में उनके फेलियर्स को दबाया है, इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते। ये भी अप्रत्यक्ष सहयोग है कि जब भी उन्होंने कोई गलत बात करने की कोशिश की, आपने शोर मचा दिया, वो उन्होंने कहा ठीक है अभी इसको दबा दो, ये शोर मच गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में इन्होंने उनको गलती नहीं करने दी और उन्होंने इनको पूरा संरक्षण दिया। ये पूरे 5 वर्ष ऐसा प्रेम मोहब्बत से ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चली है जो मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष में कहीं और चली हो। किसी भी प्रांत के किसी भी शहर में ऐसा कॉर्पोरेशन का नजारा देखने को नहीं मिला जो आनंद सोलन के दर्शकों ने प्राप्त किया है। जी, तो आपका कहना है कि मिली-जुली सरकार यहाँ पर शहर की सरकार बनी रही और 2.5 साल जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आपसी प्रेम सहयोग से सरकार चलाई है। नहीं, उससे जो पहले वाले 2.5 साल थे, उससे पहले वाले 2.5 साल थे जिसमें पूनम ग्रोवर चेयरमैन थी, उसमें भी यही हुआ था। तो कांग्रेस के कुछ पार्षद मिलकर के भाजपा के साथ अविश्वास प्रस्ताव लेकर चले गए थे उन्हें हटाने के लिए। पहले भी यही हुआ था। ये 5 वर्ष यही तमाशा चलता रहा और डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। और आज दोनों मीडिया को फेस नहीं करना चाहते। हैरत की बात है, हाथ जोड़ के अपील करते हैं। मजेदार बात है, मैं ये देख रहा हूं कि जहां पर कांग्रेस के पार्षद पूर्व में थे, अब वो रोस्टर की वजह से वो बदल गए। जो नया पार्षद आया है, जो पहले वाला पार्षद बोल रहा था वही नहीं हमारा बोल रहा है, सिर्फ मात्र उसकी डेट चेंज हुई है। वही मुद्दे पहले थे कि हाँ जी आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा, हम उपलब्ध कराएंगे, आपका कूड़ा नहीं उठ रहा, हम उठवाएंगे। पहले वाला भी यही बोल के गया था, नया वाला भी यही बोल रहा है। और मुझे लग रहा है कि आज से 5 साल बाद चुनाव होंगे तब भी यही मुद्दे रहेंगे। उसका कारण है हमारे पास इतना एजुकेशन का अभाव है, हमारी सिलेक्टिव इतना है। और इसका जो मूल विषय है, जिस और किसी का ध्यान आज की डेट में नहीं जा रहा, वो है कि इन चुनावों में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आप ये देखिए शहर का वोट परसेंटेज क्या रहेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि मैं ये कहता हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वोट परसेंटेज क्या रहेगा। लोग घर से नहीं निकलेंगे इस पर। बुद्धिजीवी समाज का बहुत कम अपेक्षा है कि वो निकलेगा वोट डालने के लिए। ठीक है, पार्टियों के समर्थक होंगे, वो निकलेंगे,
कार्यकर्ता हैं वो निकलेंगे अपने अपने पार्टी के प्रत्याशी के वोट के लिए, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है वो कितना ज्यादा आहत है, उसकी आहत की खामोशी को कोई समझ नहीं रहा, वो बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो समझ चुका है कि इन परिस्थितियों में मेरा कुछ नहीं होगा। इसके लिए कौन जिम्मेवार, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए विवेक जी, समय का अभाव है थोड़ा, और ये तो इस टॉपिक पर हम जितनी डिस्कशन करेंगे उतना कम है, लेकिन फिर भी अपने दर्शकों के लिए हम सिलसिलेवार हर नगर निगम के हर वार्ड के विश्लेषण की कोशिश जरूर कर सकते हैं। ये आज हमारा पहला एपिसोड था 27 के सेमीफाइनल का। इसके बाद भी हम कोशिश करेंगे कि हम सिलसिलेवार हर नगर निगम की हर वार्ड की एक विश्लेषण रिपोर्ट जो है, जनता का मूड क्या कह रहा है, नेताओं का क्या जज्बा है, ग्राउंड पर उन्हें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, इन तमाम समीकरणों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और अगले एपिसोड में विवेक जी आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।